हमारा यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बना है? अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ, तो आप क्या जवाब दोगे? एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या ये जवाब सही है? क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी किसी और चीज़ से मिलकर बने होते हैं? चलिए जानते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारे चारों ओर प्रेजेंट सारी चीज़ें एटम से बनी होती हैं और एटम्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असल में हम और हमारे चारों ओर प्रेजेंट चीज़ें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स से बनी होती हैं, जिन्हें हम सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फर्मियॉन्स और दूसरा बोसॉन्स। फर्मियॉन्स मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि बोसॉन्स यूनिवर्स में सारे फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्मियॉन्स की। फर्मियॉन्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। पहले बात करते हैं क्वार्क्स की। क्वार्क्स 6 तरीके के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। क्योंकि क्वार्क्स अकेले अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो मिलकर नए पार्टिकल्स बनाते हैं, जिन्हें हम हेड्रॉन्स कहते हैं। और ये हेड्रॉन्स दो तरीके के होते हैं, पहला बैरियॉन्स और दूसरा मीजॉन्स। बैरियॉन्स 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जबकि मीजॉन्स एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। बैरियॉन्स के अंदर दो पार्टिकल आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से बना होता है और एक न्यूट्रॉन एक अप और दो डाउन क्वार्क से बना होता है। मीजॉन्स की बात करें तो मीजॉन्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, जिनमें से कुछ हैं पियोन, ईटा, रो। अब बात करते हैं लेप्टॉन्स की। लेप्टॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, टाउ, म्यूऑन और न्यूट्रिनो आते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, टाउ और म्यूऑन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रिनो चार्जलेस होते हैं। म्यूऑन इलेक्ट्रॉन से करीब 200 गुना ज़्यादा हैवी होता है और टाउ इलेक्ट्रॉन से करीब 3700 गुना ज़्यादा हैवी होता है और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से करीब 5 लाख गुना ज़्यादा हल्का होता है। इन सब में से न्यूट्रिनो सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब पार्टिकल है। न्यूट्रिनो बहुत कम इंटरेक्ट करने वाला पार्टिकल है, जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हर सेकंड में आपके बॉडी से करीब 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पास होते हैं और ऑन एन एवरेज ह्यूमन लाइफ टाइम में हमारी बॉडी से सिर्फ एक न्यूट्रिनो इंटरेक्ट करता है और बाकी सारे न्यूट्रिनो हमारी बॉडी से बिना इंटरेक्ट करे पास हो जाते हैं। न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर हम और भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्कशन ही इस वीडियो को 50% से ज़्यादा लंबा कर देगा। इसलिए हम न्यूट्रिनो के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब लेप्टॉन्स पे डिस्कशन करने के बाद हम बोसॉन्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोसॉन्स फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पहले बात करते हैं कि नेचर में फोर्सेस कितने तरीके की होती हैं। फोर्सेस को साइंटिस्ट ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑर्डर स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट का ऑर्डर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आखिर में आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ जोड़कर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स एटम के वीकर इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इसकी वजह से ही एटम्स रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के बीच में इंटरेक्शन या मैग्नेटिक पोल के बीच में इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस सेम ही होती हैं, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करोगे तो उससे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी और किसी मैग्नेट को मूव करोगे तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगी। इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन को कहा जाता है।
ये हमारी गैलेक्सीज सोलर सिस्टम को एक साथ बांध के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हमें ज़मीन पे रखने के लिए भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होती है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जब आप जंप करते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हो और फिर भी इतनी आसानी से जंप कर पाते हो। अब वापस चलते हैं बोसॉन्स पर। बोसॉन्स के अंदर 4 सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं: फोटॉन, ग्लूऑन, WZ बोसॉन और ग्रेविटॉन्स। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कैरी करते हैं और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा होती है। ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लूऑन्स के एक्सचेंज की वजह से ही काम करती है। और WZ बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आखिर में आते हैं ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स थ्योरेटिकल पार्टिकल हैं, यानी कि इन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं करा गया है। फिजिसिस्ट का मानना है कि ग्रेविटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और ये ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ग्रेविटी के इतने वीक नेचर की वजह से इनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। अब तक हमने फर्मियॉन्स के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के बारे में जाना, और उसके बाद हमने बोसॉन्स के बारे में जाना। अब बचता है हमारा आखिरी पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हिग्स बोसॉन को पीटर हिग्स ने 1964 में प्रपोज किया था, लेकिन इसे रियल लाइफ में 2012 में LHC में डिस्कवर किया गया। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को मास देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, तो इसके बारे में हम एक पूरी वीडियो बना सकते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगा। बस इस वीडियो के लिए आप इतना जान लीजिए कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को उनके मास देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के बारे में जाना। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।